नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का मैं विजेंद्र सिंह राठौड़ क्वालिटी एजुकेशन के इस डीटीएस डेली टेस्ट सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डीटीएस पिछला वाला हमारा 9 था और आज जो है वो डीटीएस 10 है। अगर डीटीएस कर लोगे तो इस बंदे की जैसे भागोगे, बिल्कुल हार्दिक पांड्या बनोगे आप। ठीक है, डीटीएस हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है यह राजस्थान एसआई के सिलेबस पर आधारित है। उसी के आधार पर 20 प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह होता है, जिसका आप क्वालिटी एजुकेशन ऐप के ऊपर फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, जो मैं आपको एक दिन एक वीडियो में बता दूंगा कहाँ पर मिलता है। वैसे आप सीधा प्ले स्टोर से क्वालिटी एजुकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर मिलेगा डेली फ्री टेस्ट। वहाँ पर आप जाएंगे तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला है। लगभग 150 से ज़्यादा फ्री टेस्ट हम लोगों ने वहाँ पर दे रखे हैं, वो आप दे सकते हैं। और उनका यहाँ पर जो है वो डिटेल्ड बिल्कुल सॉल्यूशन हो रहा है। तो आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल इसकी जैसे अगर भागना है आपको तो ध्यान रखना, इसको जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है मधुप, अली, भोरा और शफरी। चारों विकल्प के अंदर से कौन सा सही उत्तर है, आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। आपके सामने लाइव कमेंट चल रहा है, प्रीमियर है यह वीडियो, और इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा बताएं जल्दी से जल्दी। तो भ्रमर का जो पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर नहीं है बोल रहा है, ना कि है। तो मधुप, मधुप के अंदर मधु को पीने वाला, मधु को पीने वाला, मधुप का मतलब है मधु को पीने वाला, यानी कि शहद को पीने वाला, वो कौन होता है, वो है भोरा होता है, यानी कि भ्रमर होता है। तो भ्रमर का ये है, हो सकता है, यानी कि हो जाएगा। और फिर आता है अली। अगर अली के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो वह भ्रमर होता है, और अगर यही अली बड़ी ई की मात्रा में हो जाता है ऐसे, तो यह हो जाता है फिर आपका सखी, यह हो जाता है सखी अगर बड़ा ई बन जाता है। और छोटी ई के अंदर यह जो है आपका रहता है भ्रमर, तो यह भी भ्रमर का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला भोरा दे रहा है, यह तो 10वीं क्लास में भी आता है, बच्चों को ही पता है भोरे को भ्रमर कहते हैं। तो यह तीनों के तीनों जो है वह भ्रमर के पर्यायवाची होंगे। यहाँ पर आपका जो अलग है वह है सफरी। तो फिर सफरी किसका है, थोड़ा सा जान लेते हैं। सफरी किसका है? सफरी जो है वह मछली का पर्यायवाची होता है। सफरी जो है वह मछली का पर्यायवाची होता है। मछली जिसको हम लोग मत्स्य भी कहते हैं, जिसको हम लोग मत्स्य भी कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं, वो अगर रखना चाहें तो जख, जख भी जो है वह मछली का पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों के तीनों आप अलग से याद कर सकते हैं मछली के लिए, ठीक है ना। वो आप बोलते हो ना, मैं जख मार रहा हूँ इतनी देर से यहाँ पर, तो वो वाला ही ये जख है, यानी मछली मार रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न, इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि प्रतिहार का पर्यायवाची है। ध्यान ध्यान रखना, यहाँ पर है बोल रहा है। आपके विकल्प हैं सैनिक, दूसरा है सेवक, तीसरा है द्वारपाल, और डी है आपके सामने नौकर। इनमें से कौन सा होगा, आप जल्दी से जल्दी उत्तर दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर से कौन सा जो है वह सही उत्तर होगा, प्रतिहार का पर्यायवाची होगा। तो प्रतिहार का जो पर्यायवाची होता है वो मैं आपको बता दूं, वह होता है द्वारपाल। द्वारपाल यानी कि जो आपका द्वार, यानी कि जो दरवाजा होता है उसका जो रक्षक होता है, यानी कि उसके बाहर जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं द्वारपाल या द्वार रक्षक। उसी को ही बोला जाता है प्रतिहार। प्रतिहार इसी को ही बोलते हैं दरबान। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं यह द्वारपाल या प्रतिहार के होते हैं। जबकि सैनिक जो है, यह सैनिक अलग है। सैनिक का पर्यायवाची होता है जैसे कि जवान, जैसे कि सिपाही। ये जो है यह आपके पर्यायवाची होते हैं सैनिक के, ठीक है ना। सैनिक का एक बहुत ही अच्छा पर्यायवाची होता है जो आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लश्करी। लश्करी किसका पर्यायवाची होता है, ये कहीं किताबों में मिलेगा ही नहीं आपको। लश्करी किसका पर्यायवाची है, तो लश्करी जो है वह भी सैनिक का ही पर्यायवाची होता है। आपने नाम सुना होगा लश्कर ए तैयबा, तो लश्कर ए तैयबा इसी से निकला है, लश्करी से ही। लश्कर ए तैयबा मतलब कि मोहम्मद की सेना,
वही हाफिज सईद वाला लश्कर ए तैयबा, वहां से ये लश्करी जो है वो सैनिक का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नौकर के अगर आप याद करना चाहो तो नौकर का आप चाकर तो बोलते ही हो, इसका अलावा आप याद कर सकते हो भृत्य, इसके अलावा याद कर सकते हो आप परिचारक, परिचारक, ठीक है ना, ये इसके अलग से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा एक और होता है किंकर, यह भी आप याद कर सकते हो। ये सारे के सारे जो हैं यह नौकर के हो जाएंगे। सेवक का आप लोगों को बताना है कमेंट के अंदर, सेवक के 1 या 2 या 3 पर्यायवाची जो है वो आप बता सकते हैं सेवक के कमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने हो जाएंगे। इसका सही उत्तर जो है वह द्वारपाल हो जाएगा, क्योंकि प्रतिहार का जो है द्वारपाल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखना, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, इस शब्द के ऊपर हमेशा गौर करना, क्योंकि यह अगर नहीं किया तो है फिर सीधा आगे करके और निकल गए तो फिर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर मतलब नहीं है उस मेहनत का। ठीक है ना, तो यहां पर बोल रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने विकल्प है, आप लोगों को दिख भी रहा है, मैं बोल देता हूं, क्षणदा, दोषा, तमिस्त्रा और प्रमदा। इन चारों के अंदर से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? बताइए जल्दी, आपके पास 5 सेकंड है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो तीनों के तीनों विकल्प हैं, क्षणदा, दोषा और तमिस्त्रा, यह रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा जो है ये तीनों के तीनों रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप रात्रि के याद करना चाहते हो तो वह हो जाएंगे विभावरी। विभावरी भी रात्रि का ही पर्यायवाची होता है, यह भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो अलग है वह है प्रमदा, यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा वह प्रमदा हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रमदा का मतलब जो होता है शाब्दिक अर्थ वह होता है सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री, इस प्रमदा का मतलब होता है सुंदर स्त्री, तो वह इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका विकल्प डी, एकदम सही हो जाएगा, और यह जो है रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखना, आग का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं है लिख रखा है, यानी कि 3 ऐसे विकल्प हैं जो कि आग के पर्यायवाची हैं और एक है जो कि नहीं है। आप आंसर दे, मैं एक बार विकल्प बोल देता हूं, त्रिधामा, आहूत, अनल और लोहिताशव। चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि आपका आग का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है वहां पर लिखा हुआ है, आंसर दे जल्दी से जल्दी। देखो, आग के पर्यायवाची की जब बात करते हैं तो उसमें आपके आता है सबसे पहले जैसे कि त्रिधामा, आग में अनल होता है, अनल यानी आग, अनिल यानी फिर हवा हो जाएगा, तो अनल होता है। इसके अलावा लोहिताशव होता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे आग के पर्यायवाची है। एक अग्नि अपन लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, त्रिधामा जो है वह आग का होता है, अनल जो है वह आग का होता है, और लोहिताशव जो है वह आग का होता है, यानी कि आहूत जो है वह आपका आग का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आहूत का मतलब क्या होता है? देखिए, आहूत जो है वो 2 प्रकार के आहूत होते हैं, आपको मैं बता दूं। एक होता है आहूत, अगर छोटी ई की मात्रा है, और एक होता है आहूत यानी कि बड़ी ई की मात्रा है। दोनों के अंदर अंतर है, छोटा सा अंतर है। यह शब्द युग में भी पूछा जाता है कि आहूत और आहूत का अंतर बताइए। तो इस आहूत का मतलब तो होता है कि जो आप हवन के अंदर जो आप वो आहूत करते हैं उसको बोलते हैं ये वाला आहूत। और इस आहूत का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को बुलाना बोलते हैं ना, वो जो अपन पत्रिका भेजते हैं किसी को कि आहूत किया उसको, वो आहूत होता है बड़ा ऊ वाला, और आहूत होता है हवन के अंदर जो हम लोग आहूत करते हैं। ये इन दोनों के अंदर शब्द युग में आपको पूछ सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आहूत। ठीक है, और ये तीनों जो विकल्प हैं वह आग के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? पढ़े आप लोग सब तक जब तक। इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है? ध्यान रखना है, 3 जो है वो नहीं है, एक ही है जो है। यहाँ पर कौन सा है बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहला आता है चक्रपाणी।
पानी का मतलब होता है हाथ, इसको इधर लिख लेते हैं अपन लोग। पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। और चक्र का मतलब होता है चक्र, यानी कि जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो, यानी कि पानी चक्र, सॉरी चक्र पानी, यानी कि जिसके पानी में चक्र हो, यानी जिसके हाथ में चक्र हो, वह किसको बोलते हैं? वह बोलते हैं हम लोग विष्णु को। तो चक्र पाणी जो है वह विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला आता है विरंची। विरंची जो है वह ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, कौन करता है गंगा जी को धारण? भगवान शिव जी जो है वह अपनी जटाओं के अंदर गंगा जी को धारण करके रखते हैं, तो गंगाधर जो है वह शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आता है त्रिलोचन। तीन लोचन यानी तीन आंखें किसके हैं? तो वह भी भगवान शिव के हैं, तो यह भी जो है आपका शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी विरंची जो है वह ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आप इसके अंदर याद कर सकते हैं, और अगर करना चाहें तो विधि याद कर सकते हैं, आप पितामह याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची है, विधि, पितामह। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं चतुरानन, चार है आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास है इसमें चतुरानन में। चतुर्मुख भी याद रख सकते हैं, चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, तो वह भी ब्रह्मा जी है। ठीक है, ये सारे के सारे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। ये विष्णु का है, ये आपके शिव के हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, इनके अंदर जो है वह बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जो होता है वो अधिकतर देवताओं के नाम पर आता है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्न जो थे वो थे हिंदी से। अब हम लोग चलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, सभी लोग जब तक वीडियो को शेयर कर दे, जल्दी से जल्दी भाग भाग के अपने दोस्तों को बुला ले। और अब जीके जीएस के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, वैसे हिंदी भी उनके लिए है, और रीट वालों के लिए, सभी के लिए बेसिकली ये जो डीटीएस है वो लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं जीके जीएस पे। पहला प्रश्न राजस्थान इतिहास से है ये। भरतपुर के किस शासक ने 12 जून 1761 को आगरे के किले पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, ये आपके सामने विकल्प है, यानी कि इनमें से भरतपुर का कौन सा शासक है जिसने 12 जून 1761 को आगरे के किले पर अधिकार कर लिया था? पहला है बदन सिंह, ठीक है, दूसरा है जवाहर सिंह, तीसरा है रणजीत सिंह, और चौथा है सूरजमल। चारों के अंदर से कौन है जिन्होंने आगरे के किले पर अधिकार कर लिया था? जल्दी जल्दी आंसर दे दें आप लोग। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका सही उत्तर जो है वह आपका है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल आप सभी को पता होना चाहिए, इनको जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है, इनको अफलातून भी कहा जाता है। और महाराजा सूरजमल अपने समय के अंदर उत्तरी भारत के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जिनके मतलब कि मराठा जो है वो भी इनकी शक्ति को मान जाते हैं। महाराजा सूरजमल जो है इनके द्वारा ही जो आपका भरतपुर का जो किला है लोहागढ़, उसका भी निर्माण करवाया जाता है। और डीग के जो महल है उसमें कुछ महलों का निर्माण भी यही करवाते हैं। इनके पिताजी जो बदन सिंह जी हैं, ये इनके पिताजी है, तो इनके पिताजी भी कुछ निर्माण कार्य करवाते हैं डीग महलों में। ठीक है, और जवाहर सिंह जी जो है वो इनके बाद में शासक बनते हैं आगे। तो सूरजमल जी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये महाराजा सूरजमल की तस्वीर है, बहुत अच्छी पेंटिंग है। इनके देखो पूर्ववर्ती यानी कि इनसे पहले जो शासक थे वह थे आपके बदन सिंह, जो इनके पिताजी थे। फिर इनके बाद में जो आते हैं यानी कि उत्तरवर्ती, वो आ जाते हैं जवाहर सिंह जी। इनका जन्म जो है वह भरतपुर में होता है, इनका निधन जो है वह दिल्ली में होता है 1763 के अंदर। रोहिल्ला के खिलाफ ये युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, और ये इनके बारे में अधिक जानकारी है। ठीक है, और ये पिताजी देखो इनके बदन सिंह जी हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा सूरजमल, जो कि यहाँ पर आगरे के किले पर अधिकार करते हैं। ये है आपका भरतपुर का दुर्ग, जिसका निर्माण करवाया था बेसिकली आपके सूरजमल ने। और ये भरतपुर का देखिए आप, बहुत ही शानदार दुर्ग है। इसके बाहर जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसकी जो पारिक है, ये पारिक श्रेणी का दुर्ग है, पारिक श्रेणी का है, यानी कि इसके चारों तरफ एक खाई बनाई हुई है। पारिक है यानी कि इसके चारों तरफ एक खाई है, और इस खाई के अंदर पानी भरा हुआ है। यही इसको मतलब कि रक्षा प्रदान करता है, ये जो खाई है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो खाई है, इस खाई के अंदर जो पानी आता है वो पानी कहाँ से आता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर स्थित है, जहाँ से एक नदी निकलती है, रूपारेल नदी। और उस रूपारेल नदी को भरतपुर शहर का श्योक कहा जाता है, यानी कि
यहाँ पर जो है वो बाढ़ लेके आती है, इसलिए उसको शोक कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मान लो ये आपका अलवर जिला है और यहाँ पर आपका अगर भरतपुर जिला है, तो यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, यहाँ से एक आपकी नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियों से, रूपारेल नदी, जो कि अलवर में बहती हुई यहाँ पर भरतपुर में आती है। और इस रूपारेल नदी के ऊपर यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया गया है, जिसको बोला जाता है आपका मोती झील। जिस झील का नाम है, इस झील का नाम क्या है? मोती झील, ठीक है। और इस मोती झील से एक नहर निकाली गई है, इस मोती झील से एक नहर निकाली जाती है यहाँ से, और वो नहर जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो आपका ये है, इसके अंदर आके यहाँ पर गिरती है वो नहर। और इस नहर, और यहाँ पर जैसे आपका ये दुर्ग हो गया, यहाँ पर ये आपका दुर्ग है, तो इस दुर्ग के चारों तरफ ये जो नहर है ये पानी लेके आती है। और इस नहर को क्या कहा जाता है? इस नहर का नाम है सुजानगंग नहर, सुजानगंग नहर इसका नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस खाई के अंदर पानी कहाँ से आता है? सुजानगंग नहर से आता है, जो कि मोती झील से जुड़ी हुई है। और ये जो नदी है यह आपकी रूपारेल नदी है, जो कि उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर आती है, अलवर से, ठीक है। तो इस रूपारेल नदी को भरतपुर का शोक कहते हैं, और इस मोती झील को इस भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह बाढ़ जो है उसको बचा लेती है यहाँ पर। और इस पानी का भी यहाँ पर जो है यूज हो जाता है, और इसके चारों तरफ इसको भर दिया जाता है। बहुत ही शानदार आपको दृश्य दिख रहा है। ये हमारी टीम की मेहनत है, और टीम की मेहनत के कारण आप सभी लोग उनका हौसला जो है वो बढ़ाएं, और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि ऐसी बहुत शानदार शानदार आपके सामने वीडियो जो फोटोज़ है वो आने वाली है, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि कब हुई? ठीक है ना, संधि कब हुई ये पूछ रहा है। तो संधि जो है वह आपकी बहुत आसान है, इसका आंसर 1818 में संधि होती है। अपने को यहाँ तक नहीं रुकना है, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज़ बताता हूँ आज, जो शायद आपने पढ़ी तो होगी, लेकिन आज बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे आखिर वो क्या होती है। जो आपकी संधियाँ होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है सहायक संधि, जो अंग्रेजों के द्वारा संधियाँ की गई थी, उसमें 2 संधियाँ सामने निकल कर आती है। एक होती है आपकी सहायक संधि, जिसको बोला जाता है रिंग फेस नीति भी कहते हैं इसको। और दूसरी जो है वह होती है आपकी अधीनस्थ पार्थक्य नीति या फिर संधि इसको कहा जाता है। ये 2 प्रकार की आपकी जो है संधियां हैं, ठीक है। अब इनको लेकर कौन कौन कब कब आता है वो देखिए। सहायक संधि जो है इसको 1798 के अंदर लाया जाता है, और कौन लेकर आता है? तो इसको लेकर आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा यह संधि लाई जाती है 1798 के अंदर, ठीक है। अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधि है या नीति जो है उसको कौन लेकर आता है? तो उसको लेकर आता है आपका 1813 से लेकर 1858 के बीच में यह चलती है आपकी बेसिकली। और इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वह लेकर आता है। और पटवारी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी को अगर पता हो तो, कि यह जो संधि थी अधीनस्थ पार्थक्य की, यह संधि करता कौन है बेसिकली, यानी कि राजाओं के साथ में जाकर करवाता कौन था? तो वह था बंदा आपका चार्ल्स मेडकॉफ। ये नाम याद रखना है, इसके द्वारा ये संधियां की गई थी, और लेकर आता है इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद में आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान की पहली और दूसरी ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने यह संधियां की थी, वो भी अपन याद कर सकते हैं। तो सहायक संधि या रिंग फेस करने वाली सबसे पहली जो रियासत थी, जो अपन ने अभी पढ़ा था, वह थी भरतपुर के द्वारा यह आपकी सितंबर 1803 के अंदर की जाती है। और दूसरी रियासत जो थी वह थी आपकी अलवर, और अलवर के द्वारा यह नवंबर 1803 में की जाती है। 2-3 महीने का ही फर्क रहता है, ठीक है। तो सहायक संधि करने वाली पहली रियासत थी भरतपुर, दूसरी थी अलवर। उसके बाद में चलते हैं हम लोग अधीनस्थ पार्थक्य के अंदर।
तो अधीनस्थ पार्थक्य करने वाली पहली जो रियासत थी वह थी करौली, ठीक है। इसने किया था नवंबर 1817 में, और इसके जस्ट बाद में कोटा करती है, और कोटा के द्वारा किया गया था दिसंबर 1817 में। तो दोनों में डिफरेंस है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक संधि करने वाली पहली रियासत या दूसरी रियासत, और अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधि है उसको करने वाली पहली रियासत या दूसरी रियासत। इसमें एक और चीज आप याद कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो मैं बता देता हूं कि यह जो संधि है भरतपुर वाली, यह तो की थी रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने की थी, ठीक है। जबकि अलवर वाली जो थी यह की थी आपके बख्तावर सिंह ने, ठीक है। करौली वाली जो की थी यह की थी हरबख्शपाल सिंह ने, हरबख्शपाल सिंह ने, ये नवंबर 1817 और दिसंबर 1817 ये की थी आपके, आप लिख सकते हैं वैसे यहाँ पर अगर जगह नहीं है तो। यह हरबख्शपाल सिंह ने की थी, हरबख्शपाल सिंह। और कोटा वाली जो की थी वह की थी उमेद सिंह ने, ठीक है ना। तो यह किसके द्वारा की गई थी, कब हुई थी, यह सारा का सारा आपके सामने सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य के बीच में डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको याद कर लें, क्योंकि यह अक्सर जो है वह आपके सामने पूछे जाते हैं प्रश्न। अधिकतर आपको डीप में नहीं पूछते, लेकिन यह जरूर पूछते हैं कि पहली रियासतें कौन सी थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का 1818 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूल राज के द्वारा यह की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8, किस भाटी शासक ने तनोट के स्थान पर लोद्रवा, तनोट और लोद्रवा दोनों ही जैसलमेर में है, तो तनोट के स्थान पर लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाई थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि तनोट जो राजधानी बनाई जाती है यह मंगलराव भाटी के द्वारा बनाई जाती है, आपकी तनोट, ठीक है ना। तनोट राजधानी जो है वह मंगलराव भाटी बनाता है, जो कि जैसलमेर के भाटियों की दूसरी राजधानी होती है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी राजधानी जो है वह लोद्रवा बनाई जाती है देवराज भाटी के द्वारा, लोद्रवा, ठीक है ना। यह देवराज भाटी बनाते हैं, जो कि तीसरी, यानी कि यह तो रहती है सेकंड और यह रहती है थर्ड जैसलमेर की राजधानी के रूप में, ठीक है। देवराज भाटी जो है वह लोद्रवा के पंवारों को हराकर और इस लोद्रवा को जीतकर और राजधानी जो है वह बनाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वह आपका हो जाएगा देवराज भाटी। अगला प्रश्न, टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन थे। आप सभी को पता होना चाहिए, यह आपके सामने विकल्प है, आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं, 5 सेकेंड है आपके सामने। अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, और इनमें से कोई नहीं। टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन थे। आप सभी को पता होना चाहिए, टोंक मुस्लिम रियासत वह रियासत है जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। राजस्थान के अंदर मुस्लिम रियासत थी ये, और पहले 17वीं शताब्दी के अंदर आपके ब्राह्मण के द्वारा 20 गांवों को मिलाकर इस टोंक की स्थापना की जाती है। फिर कालांतर में यहाँ पर यह जो अमीर खां पिंडारी आपको दिखाई दे रहे हैं, यह अफगान वंश से संबंधित है, और अफगानी होते हैं ये, और फिर यह आपके एक संधि कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ में 17 नवंबर 1817 को एक संधि कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ में, और इसी तारीख के दिन 17 नवंबर और 1817 को अमीर खां पिंडारी को इस टोंक का पहला नवाब बना दिया जाता है। तो इस हिसाब से संस्थापक जो है वह अमीर खां पिंडारी ही इसके संस्थापक होंगे, यानी अमीर खां पिंडारी जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यह है आपके अमीर खां पिंडारी का दृश्य, देख सकते हैं आप सभी लोग, टीम की मेहनत और लगन आप सभी के प्रति। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, टोंक के पुराना एक किला रहता है लालगढ़, उसको अमीरगढ़ के अंदर बदला था इसी अमीर खां पिंडारी ने, ठीक है। ये इसके कुछ परगने हैं, ये आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन एग्जाम और क्वालिटी एजुकेशन RAS, क्वालिटी एजुकेशन रीट, बहुत सारे आपके टेलीग्राम चैनल है, लेकिन जो मेन चैनल है क्वालिटी एजुकेशन एग्जाम और क्वालिटी एजुकेशन RAS, वहाँ पर आपको ये PDF मिलेगी और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा और आप जुड़े रहें क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जल्दी से
आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ज्योग्राफी की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी, क्योंकि आज ही शाम से बेसिकली ये प्रीमियर है, तो आज शाम से यानी कि सोमवार को शाम को 5 बजे राजस्थान का भूगोल की एक बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी आने वाली है, जो कि मैं खुद लेकर आ रहा हूं। और उसके अंदर जो लेवल रहेगा वो बिल्कुल RS लेवल चलेगा, और उस सागर के अंदर से आपको अगर बाल्टी भरनी है तो वो भी भर सकते हैं, और घड़ा भरना है तो वो भर सकते हैं, चम्मच भर पीना है तो वो भी पी सकते हैं। उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट होगा, तो उसमें कांस्टेबल, SI, RS सारा का सारा जो है वह सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखना ना भूले, शाम को 5 बजे आएगी वीडियो सोमवार को। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के किन किन स्थानों पर यादव वंश का शासन था? आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन एक ही एक से क्यों आ रहे हैं राजस्थान में जैसलमेर के, क्योंकि जो ये सिलेबस था ना वहाँ पर ये सिलेबस चल रहा था अन्य राजवंश का, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जिन्होंने दिया है ऐप के ऊपर उनको सभी को पता है कि ये कैसे आ रहे हैं। पहला विकल्प है आपके सामने करौली, हनुमानगढ़, धौलपुर। दूसरा है जैसलमेर, करौली, टोंक। तीसरा है करौली, हनुमानगढ़, जैसलमेर। और चौथा है करौली, हनुमानगढ़ और भरतपुर। आपके पास में 5 सेकंड है, आंसर दे सकते हैं आप लोग। इसका क्या होगा A, B, C, D में से? देखिए, जब बात आती है यादव वंश की, यादव वंश की जब बात आती है तो राजस्थान के अंदर जब यादव वंश की हम लोग बात करते हैं, यादव वंश की जब राजस्थान में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली जो जगह आती है, बेसिकली 3 जगह पर ये रहता है। विकल्प से आपको पता चल रहा है कि सब जगह 3-3 है। 3 जगह ये रहता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हनुमानगढ़ घूमने। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है भटनेर। आप सभी को पता होना चाहिए यह भटनेर नाम आया कहाँ से, कैसे? तो यह आया है भट्टी के नाम से। भट्टी, जो कि यहाँ पर इन्हीं जैसलमेर वालों के पूर्वज रहते हैं, भट्टी। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा यहाँ पर 285 ईस्वी के अंदर इस भटनेर किले का निर्माण करवाया जाता है भट्टी के द्वारा। और सबसे पहले जो है वह भटनेर के अंदर यादव वंश की स्थापना कर दी जाती है। यानी कि राजस्थान के अंदर एक तो कौन सा हो जाएगा आपका यादव वंश के लिए, हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा सबसे पहला। दूसरा फिर यही यहाँ से भटनेर से आते हैं जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर के अंदर आकर यहाँ पर जो आपके यादव वंश जो रहते हैं, बेसिकली अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं और चंद्रवंशी होते हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण जो है उनको अपना जो है पूर्वज मानते हैं, यानी उनके वंशज ही अपने आप को मानते हैं जैसलमेर वाले। तो दूसरा जो है वह आता है आपका जैसलमेर, और जैसलमेर वाले जो हैं वह इसी भट्टी के नाम से अपने आप को भाटी कहते हैं, भाटी वंश। ठीक है ना, ये भाटी कहलाते हैं यहाँ पर, मतलब भाटी वंश नहीं है, बेसिकली भाटी शाखा कह सकते हैं इसको अपन लोग। तो यह भाटी रहते हैं। ठीक है, और यह भगवान श्री कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। तीसरी जो है वह रियासत होती है आपकी करौली। करौली जो है यहाँ पर आपके 1040 ईस्वी के अंदर, 1040 ईस्वी के अंदर विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी के अंदर करौली के अंदर जो है वह यादव वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से आपके सामने 3 विकल्प जो है वह आते हैं, एक है हनुमानगढ़, एक है जैसलमेर और एक है करौली। ठीक है, अब आप आंसर दे सकते हैं। एक है करौली, एक है हनुमानगढ़ और एक है जैसलमेर, यानी कि विकल्प जो C है वह इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यह है आपका करौली, यह है आपका जैसलमेर और यह है आपका हनुमानगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो है ये आपका इंडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रखा है, और इंडिया हिस्ट्री में पहला 2 ही क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर इंडिया हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन था? आपके सामने विकल्प है, आंसर दे सकते हैं कमेंट में। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक खेराबादी और नवाब लियाकत अली।
चारों विकल्पों में से कौन सा जो है वह सही होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है एक व्यक्ति जिनको 1857 के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह है। इनका संबंध किससे था? तो यह फैजाबाद से संबंध रखते थे। फैजाबाद के अंदर 1857 के जो विद्रोह था उसका नेतृत्व भी यही करते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्हीं को कहा जाता है 1857 के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ। जिस प्रकार से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, उसी प्रकार ये भी 1857 के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ कहलाते हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह। यह है आपके सामने वो सेनानी। और अहमदुल्ला शाह के बारे में ये पूरी पूरी जानकारी। देखो इनके अन्य नाम में आपको मिलेगा, इनको नक्कर शाह है, इनको डंक शाह है, इनको मौलवी भी कहते हैं। और इनका जन्म जो है वह सिकंदर शाह में होता है और इनकी मृत्यु जो है वह शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश भारत के अंदर होती है 5 जून 1858 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, आगे क्वेश्चन के अंदर विकल्प दे रखे हैं, आप पढ़ें। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, या फिर 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, या फिर 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, या फिर देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। चारों विकल्प में से क्या किया था शिक्षित मध्यम वर्ग ने? केवल इसी पे फोकस करना आपको। शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था 1857 के विद्रोह में? जल्दी से आंसर दे। देखिए 1857 का जो विद्रोह रहता है उसके बारे में आपको एक नॉर्मली थोड़ा सा ये ध्यान रहना चाहिए कि 1857 के विद्रोह जो था उसमें एकजुटता नहीं थी सभी लोगों में, यानी कि सब अपने अपने क्षेत्र से जो थे वो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि एकजुटता नहीं थी। दूसरा, उसमें लीडरशिप नहीं थी, यानी कि कोई एक ऐसा नेता नहीं था कि जो उसको कंट्रोल कर रहा था, जैसे बाद में महात्मा गांधी ने किया था वैसे कोई एक नेता नहीं था। तीसरी चीज कि इनको जो ये 1857 का जो विद्रोह हो रहा था इसके अंदर जो बड़े लोग जो थे वह भी इनके साथ में नहीं थे, यानी देशी शासक जो थे वह भी दूर थे। तो ऐसी स्थिति में इस मध्यम शिक्षित वर्ग जो था इनको लगा कि यह 1857 का जो विद्रोह है वह सफल नहीं होने वाला और सफल नहीं होगा, इसी वजह से ये लोग जो हैं वह इस विद्रोह के अंदर आते ही नहीं हैं और बिल्कुल इससे तटस्थता बनाए रखते हैं और इससे उदासीन रहते हैं, बिल्कुल दूर रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह सी हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये शिक्षित मध्यम वर्ग था और कुछ व्यापारी वर्ग थे, इन्होंने तो आपके मुंबई और कलकत्ता के अंदर जाकर जो है वह अंग्रेजों की विजय की प्रार्थना भी की थी। तो देख लो आप, अगर उस टाइम अगर ये साथ रहते तो कुछ और नतीजा हो सकता था, लेकिन इसका कारण जो है वो मेनली यही था कि उसमें एक 1857 के विद्रोह में राष्ट्रवाद की भी कमी रहती है कि लोगों के अंदर इतना राष्ट्रवाद रहता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इन्होंने जो है वह तटस्थता बनाए रखी थी। उसके बाद में ये 12 क्वेश्चन हो गए, ये जीके के थे इंडिया और राजस्थान। अब आ रहे हैं आपके इंडिया पॉलिटी के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन सीरीज है ये, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर करें वीडियो को और लाइक भी करें, क्योंकि आप अगर जितना हमें मतलब कि हमारा हौसला जो है वो बढ़ाएंगे, हम लोग आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो लेके आने वाले हैं। आने वाले टाइम में साइंस की नई क्लास चलेगी, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और आपकी जो है राजस्थान हिस्ट्री की अलग से चलेगी और नरेंद्र सर जो है वो पॉलिटी की ले ही रहे हैं। तो आप जितना हम लोगों को मतलब कि हमारा हौसला बढ़ाएंगे, उस हौसले बढ़ने के बाद ही हम लोग जो है वो ये सारा का सारा काम कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा, यहां पर ध्यान देना, लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, यानी कि लोकसभा जो है उसको वह शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा को जो है वह शक्ति प्राप्त नहीं है, अनन्य रूप से प्राप्त है, यानी कि केवल लोकसभा के पास में ही है वह शक्ति, राज्यसभा के पास में नहीं है। आपके पास में विकल्प जो है वह देखो, धन या फिर वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। तीसरा, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। और चौथा है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। इन चारों विकल्प में से ऐसे कौन कौन से कथन जो है वह सही है, और यह आपके सामने विकल्प है। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों चारों सही है, या फिर
पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है, या दूसरा तीसरा और चौथा सही है? अपना आंसर दीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, आपके पास 10 सेकंड है, आप इसको पढ़ें और जल्दी से जल्दी आंसर दें। आंसर मिल गया होगा आप सभी को। अब देखिए अपन लोग एक एक कथन को देखते हैं। पहला कह रहा है धन या फिर वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल ये एकदम सही है, क्योंकि आप लोग पहुंचिए सीधा सीधा आर्टिकल 109 के अंदर। अनुच्छेद 109 में हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो आपका धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के साथ। कल एक ट्रिक बताई थी, मतलब DTS 9 में आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, कि किस प्रकार से आप केंद्र के अगर आर्टिकल याद कर लेते हो तो राज्य में पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर केंद्र के वित्त विधेयक की बात है, तो इस केंद्र के वित्त विधेयक से अगर आपको राज्य के वित्त विधेयक में जाना है तो क्या करना होगा, मैंने बताया था 72 से लेकर 112 तक गुण 90 जोड़ दो, इसमें 89 जोड़ो, आप सीधा आप राज्य के वित्त विधेयक में पहुंच जाएंगे। तो 109 के अंदर लिखा हुआ है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो इस हिसाब से यह जो है यह आपका सही है। दूसरा है कि धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, यानी कि धन विधेयक में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन करना है या फिर उसको निरस्तीकरण यानी कि उसको खत्म करना है, उसके संबंध में भी लोकसभा को ही शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं है। तो यह भी बिल्कुल सही है। यह चीज जो है यह भी आपके संविधान में लिखी हुई है कि अगर धन विधेयक, पहली बात तो धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा। धन विधेयक लोकसभा में आ गया, वहां पर चर्चा हो गई, वहां से पास हो गया लोकसभा से, ठीक है ना, लोकसभा में आया, लोकसभा से पास हो गया, कहां पे पहुंच गया, राज्यसभा में। अब राज्यसभा वाले क्या क्या कर सकते हैं, राज्यसभा वाले या तो उसको डायरेक्ट स्वीकार कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, पास माना जाएगा। दूसरा काम कर सकते हैं वह कि इसमें कुछ संशोधन दे दे कि हमें ये चीजें जो है वह अलग चाहिए और आप इसमें संशोधन कीजिए। या तीसरा काम है कि वह कुछ ना करे, केवल इसको पढ़े ही रहने दे। तीनों स्थिति के अंदर क्या क्या हो सकता है, देखिए इन्होंने अगर संशोधन दिया है तो यह संशोधन जाएगा लोकसभा के पास में वापस, फिर यह लोकसभा के ऊपर छोड़ दिया जाता है और लोकसभा के पास में यह शक्ति होती है आर्टिकल 109 के तहत कि वह जो है वह उस संशोधन को माने अथवा ना माने। तो पहली बात यहां पर देखिए धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, तो यह शक्ति तो वैसे ही लोकसभा को प्राप्त है कि वह उस संशोधन को करे या फिर ना करे, तो यह बिल्कुल सही है। इसके अलावा मान लो इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो भी यह बिल पास माना जाएगा। और तीसरी कंडीशन आती है कि यह जो राज्यसभा है, यह जिस दिन बिल आया है उस दिन से अगर 14 दिन के अंदर कोई भी मतलब कि इनको रिप्लाई नहीं देते हैं वापस, तो 14 दिन के अंदर यह राज्यसभा से पास माना जाता है बिल, यानी कि राज्यसभा जो है वह धन या वित्त विधेयक के ऊपर इतना कोई शक्ति नहीं है उसको, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आता है मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, यानी कि मंत्री परिषद जो है उसका उत्तरदायित्व आप सभी लोगों को पता है, यह भी आपके लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 के 3 के अंदर यह लिखा हुआ है कि जो लोकसभा जो है जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो यहाँ पर भी जो है लोकसभा को एक प्रकार से अनन्य रूप से शक्ति प्राप्त है कि जो मंत्री परिषद है वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) में लिखा हुआ सब क्लॉज 3 के अंदर कि मंत्री परिषद जो है वह मतलब कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री परिषद होता है, मतलब एक मंत्री जो है वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जो है वह उत्तरदायी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये जो है यह भी एकदम सही है। उसके बाद में आता है मतलब कि चौथा कथन जो कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, यानी कि ऑल इंडिया जो सर्विस है उसका जो सृजन है वह आपके लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती इस प्रश्न के हिसाब से। लेकिन यह चीज जो है वह गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वह आर्टिकल 312 यानी 312 अनुच्छेद 312 के अंदर यह लिखा हुआ है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका सृजन जो है, यानी कि उनको बनाने के लिए जो प्रस्ताव है वह यहाँ पर अपने राज्यसभा के अंदर लाया जा सकता है, जो कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये ऑल इंडिया सर्विस है, IAS, IFS और IPS, ये 3 ही ऑल इंडिया सर्विस होती है। इसके अंदर आर्टिकल 312 के 1 के अंदर लिखा हुआ है कि जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 यानी कि 2/3 2/3 जो है वह प्रेजेंट प्लस वोटिंग यानी उपस्थित और मतदान जो है
उनका 2/3 जो है उन सदस्यों के द्वारा अगर एक संकल्प जो है वह पारित कर दिया जाता है तो वहाँ पर फिर ऑल इंडिया सर्विस जो है वो बनाई जा सकती है। यानी कि ये जो चौथा कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शक्ति जो है वह राज्यसभा को है। तो कथन 1, 2 और 3 यानी कि 1, 2 और 3 ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, जीके जीएस का। यदि सरकार जो है वह राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? लगाओ देखो दिमाग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर जिसको पॉलिटी का नॉलेज नहीं हो उसके लिए ये खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। विकल्प ए है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, दूसरा है संसद भंग हो जाती है, तीसरा है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और चौथा है उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता। क्या कुछ नहीं होता? या सब कुछ होता है? जल्दी से दे आंसर। देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी सरकार बनती है, केंद्र सरकार जो बनती है वह लोकसभा में बहुमत के आधार पर बनती है, ना कि राज्यसभा में बहुमत के आधार पर। राज्यसभा जो है वह एक स्थायी सदन होता है, यानी कि उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो है वह अपना त्यागपत्र देकर जाते हैं। यानी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा में, और वह स्थायी रूप से होता है। और वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई पार्टी वार्टी का इतना वो नहीं रहता है कि भाई जिसके पास यहाँ पर ज़्यादा सीटें रहेगी उसकी सरकार बनेगी, बिल्कुल नहीं। केवल लोकसभा के आधार पर यह तय किया जाता है कि सरकार किसकी बनती है। तो इस वजह से इसमें जो सही उत्तर होगा वह यह होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री त्यागपत्र क्यों देगा? राज्यसभा का तो कोई मतलब ही नहीं है। संसद भंग नहीं हो सकती, यानी संसद यहाँ पर ये राज्यसभा जो है ना ये कभी भंग नहीं होती, ये स्थायी सदन है, ये पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये भी नहीं होता है। तो इसका विकल्प जो है वो डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? देखो यहाँ पर पहुँचना है सीधा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मैंने बताया भी था, ये रहा। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में अभी अभी अपन ने इसको सही किया है, यानी कि ये शक्ति जो है वह लोकसभा की है, ना कि राज्यसभा की। तो मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको कि अगर राज्यसभा इसके ऊपर कोई संशोधन देती है तो वह लोकसभा के पास में जाएगा, फिर लोकसभा के ऊपर है कि वह उस संशोधन को माने अथवा ना माने। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, राज्यसभा के पास में से अगर धन विधेयक पर कोई संशोधन जाता है तो वो क्या होता है? विकल्प ए आंसर दे सकते हैं आप, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। यानी कि लोकसभा के ऊपर है वह कि वह उस संशोधन को स्वीकार करे या फिर ना करे। तो यह बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा, मैंने पीछे बता भी दिया। बाकी ये तीनों गलत है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकता, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा के पास में धन विधेयक के ऊपर बहुत खतरनाक वाली शक्ति होती है, बिल्कुल शक्तिमान वाली। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, नहीं साहब, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक जो है वो आहूत करता है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर हो सकती है, कोई साधारण कानून बन रहा है तो उस पर हो सकती है संयुक्त बैठक, ना तो संविधान संशोधन पर होती है और ना ही धन विधेयक पर। धन विधेयक पर तो मतलब कि धन विधेयक जो है वह संसद से पास होने के बाद में राष्ट्रपति को पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर ही धन विधेयक लेकर आते हैं। तो पूर्वानुमति ऑलरेडी ले ली तो फिर वापस काहे को लेंगे अनुमति? और ऑलरेडी उसमें जो है संयुक्त बैठक का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो है राष्ट्रपति को यहाँ पर अनुमति जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, और धन विधेयक जो है वो आपका वही बजट वाला ही होता है, और अधिकतर कहीं टैक्स वगैरह में वित्त विधेयक आ जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन जो थे ये आपके जीके जीएस के थे। अब क्वेश्चन आ रहा है आपका 16वां। ये क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, मैथ और रीजनिंग के, जो आज एक मैथ का एक रीजनिंग का। ठीक है, देखो क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, 4230 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 4 गुना तथा बी के भाग का 5 गुना तथा सी के भाग का 3 गुना परस्पर बराबर है, तो इसमें बी का भाग कितना होगा? ये तो वही प्रश्न है जिसने DTS 9 ली है, उसको यह आंसर बहुत आसान लगेगा, क्योंकि DTS 9 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था और उसका आंसर बहुत आसानी से निकला था। आप आंसर दे सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड है, फिर अपन इसको करते हैं स्टार्ट। 4230 रुपये हैं और ABC में बांटना है और B का भाग पूछ रहा है, और A के भाग का 4 गुना, B के भाग का 5 गुना और C के भाग का 3 गुना। ठीक है, आप लोग दे चुके होंगे। अब अपन चलते हैं इसमें। 4200, देखो 4230 तो अपने को दे रखा है रुपए, ठीक है,
ये बोल रहा है ए के भाग का चौगुना, यानी कि 4a, ए का चौगुना है, फिर बी के भाग का 5 गुना, इसी के बराबर में है 5b, इसी के बराबर में है सी के भाग का 3 गुना, यानी कि ये 3c हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों आपस में बराबर है, तो आपको बताना है कि b का भाग जो है वह कितना है। देखो इसको कर लेते हैं, बहुत आसान। मैंने बताया था ऐसा कोई भी अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको केवल एक चीज निकालनी होती है, अगर वो आ जाती है तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है। a अनुपात b अनुपात और c, ये अपने को चाहिए, ये जैसे आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेंगे तो देखो थोड़ा और आसान बता देता हूँ आर्ट्स वाले भाइयों के लिए। 4a और ये हो जाएगा 5b, a बटे हुए b, a के नीचे b को लेकर आएंगे, यानी a बटे हुए b बराबर, ये 5 उधर रहेगा, 4 इसके नीचे जाएगा, वज्र गुणन बोलते हैं इसको, 5 बटे हुए 4, ये आ गया a बटे हुए b। फिर निकालते हैं अपन लोग इन दोनों को लेकर, इन दोनों को लेंगे तो 5b बराबर हो जाएगा 3c, इस b के नीचे c को उठा कर लाओ तो b बटे हुए c, तो इस 3 के नीचे ये 5 चला जाएगा, यानी 3 बटे हुए 5, ये अपने पास में आ गया b और c का। अब देखिए, अब इनको एक साथ लिखना होगा हमें, एक साथ लिखकर हम लोग जो है वह इसको समझते हैं थोड़ा सा और। देखिए a अनुपात b अनुपात c, तो a और b का अनुपात है 5 अनुपात 4, यानी कि ये 5 अनुपात 4, ये तो हो गया a और b का। b और c का है 3 अनुपात 5, ये 5 है यहाँ पर ध्यान देना, 3 अनुपात 5, यानी 3 बटे 5 है, यानी कि 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5, ये हो जाएगा b और c का। अब मैंने बताया था कि ये आपके अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो आपको जो कॉमन हो उसको बराबर करना है, यानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत पहाड़ा आना चाहिए, और आप लोग जो है वो इसको बराबर कैसे करेंगे दिमाग लगाओ। अगर मैं इस ऊपर वाले को अगर गुणा कर देता हूँ किससे, 3 से, और इस नीचे वाले को गुणा कर देता हूँ अगर मैं 4 से, तो ये बराबर हो सकता है। देखो 3 चौक 12 और 4 तरी 12, 12 12 बराबर हो रहा है, तो इसको गुणा कर दो, 3 इंटू 5 15 अनुपात 3 इंटू 4 12, ठीक है ना। यहाँ पर 4 इंटू 3 12, वो तो आ ही गया है, 4 इंटू 5 तो हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या आ गया, ए बी सी का अनुपात आ गया, 15 अनुपात 12 अनुपात 20। अब प्रश्न किसके लिए बोल रहा है, बी के लिए ही बोल रहा है ना, तो केवल बी ही चाहिए, यानी कि ये 12 वाला। अब अपने को एक सूत्र पता है कि जो चाहिए उसको रखो ऊपर, नीचे सारे अनुपात को जोड़ दो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और गुणा कर देना है उस राशि से जो भी इधर अपने को दे रखी है। तो क्या करना है, 12 को रखना है ऊपर, ठीक है, 12 को रख देना है ऊपर, और नीचे क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, यानी कि 20 और 15 35, 35 प्लस 10 हो जाएंगे 45 और 2 47, ठीक है ना, इंटू इधर वो राशि रख देनी है, यानी 4230, 4230। जब आप इसको काटोगे 43 से ये कट जाएगा 90 बार, और जब इसको आप गुणा करोगे तो बार नम 108, यानी कि 1080 रुपये जो है वह इसका हिस्सा हो जाएगा, किसका, बी का। 1080 रुपये जो है वह बी का भाग हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ए का या सी का भी पूछता तो ए के लिए 15 ऊपर रख देते और सी के लिए 20 ऊपर रख देते, तो भी आंसर आ जाता। बहुत आसान क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से, ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 जो है वह सीरीज का क्वेश्चन है। कभी रीजनिंग पढ़ेंगे अपन लोग तो बताऊंगा, ये मेरे स्टाइल में ये है बैलगाड़ी का क्वेश्चन है। बैलगाड़ी बोले तो ये हिचकोले खा रहा है, देखो एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, तो आगे भी प्लस होगा फिर माइनस होगा, यानी इसको बोलते हैं बैलगाड़ी स्टाइल। इसमें कैसे चल रहा है वो आप समझ सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। बैलगाड़ी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हिचकोले खाता खाता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में, तो आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक चलना है। इस 2 से डायरेक्ट कूद के इस पे चल जाओ 4 पे, 4 से डायरेक्ट 7 पे, 7 से डायरेक्ट 11 पे, और 11 से डायरेक्ट इस क्वेश्चन मार्क पे पहुंच जाओगे। तो देखो देखो क्या हो रहा है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 प्लस 2 करते ही 4 आ जाएगा, 4 में कितने जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में कितने जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, प्लस 4 कर दो, 11 में कितने जोड़ेंगे, देखो 2 3 4 आगे क्या चलेगा 5, तो 11 और 5 16, यानी यहाँ इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है 16, ये रहा 16 ये रहा 16, इन दोनों को काट दो, आ ही नहीं सकता आंसर, इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। अब ये अपने को पता चल गया है। अब उठाना है अपने को दूसरे वाले को, दूसरे वाले को छेड़ना है। अब 15
और जाना 47 के बीच, फिर जाना है 118 और फिर पहुंचोगे इस क्वेश्चन पे। इसको मैं यहाँ पे अलग लिख देता हूँ, यानी 15, ये है 15, फिर आ जाएगा आपका 47, उसके बाद में आ जाएगा 118 और फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। देखो देखे, इसमें लगाओ दिमाग आप सभी लोग, क्या हो सकता है इसका। देखो अगर इसको हम लोग 15 × 3 करेंगे 45 + 2, लेकिन ये 3 करते ही फिर आगे ज़्यादा जाएगा। आप लोग इसको 4 से गुणा करके देखो एक बार, देखें 15 × 4 करेंगे तो 15 चौके 60 और उसमें से अगर 13 घटा देंगे तो आ जाएगा 47। अब चूंकि अपन लोग यहाँ पर 4 से तो गुणा नहीं कर सकते, वो इससे ज़्यादा चल जाएगा, तो आप लोग क्या करो, इसको 3 से गुणा कर दो, यानी 47 × 3 141, और 141 में से अपन 23 अगर घटा देते तो 118 आ जाता है। तो अपनी एक यहाँ पर देखो सीरीज बन रही है, 4 फिर 3 यहाँ पर 13 फिर आ रहा है 10, यानी यहाँ पर तो +10 +10 +10 चल जाएगा और यहाँ पर -1 -1 -1 ले लेंगे। यानी अगर इससे इसमें जाएं तो देखना क्या आंसर आ सकता है। 118 को गुणा करना होगा 4 3 2 से, 118 × 2 और 13 23 और 33, यानी माइनस करना होगा 33। देखो देखो इसमें बैठ रहा है क्या, 118 × 2 236, 236 में से 33 घटाएंगे तो 203 आ रहा है, 203 है अपने पास में, बिल्कुल विकल्प डी जो है वह आपका एकदम सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ये हो गए आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन आएंगे, 18 19 और 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 18वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, एडिसन सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ पर लंबे समय तक अनुत्तरित सवालों को हल करने के लिए किस युवा भारतीय गणितज्ञ को 2 अन्य लोगों के साथ वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित माइकल, अवार्ड का नाम है माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता जनवरी 2021 में घोषित किया गया था। किसके लिए? एडिसन सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ। यहाँ पर सिंगर समस्या वो नहीं है कि सिंगर के गले में कुछ खराश हो गई थी, ये सिंगर समस्या ये आपके रेखा गणित से संबंधित है, ये सिंगर समस्या वो नहीं है, ठीक है ना। ये आपके सामने विकल्प है, क्या हो सकता है इसका बताओ। निखिल श्रीवास्तव, रविंद्रन कन्नन, सुभाष भट्ट और रविंद्र श्रीपद कुलकर्णी। तो इसका सही उत्तर जो है यह होगा निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव जो है यह भारत से संबंध रखते हैं, मूलतः मतलब भारत के हैं ये वर्तमान में, और यह आपके कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर ये जो है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर है। ये रहे आपके, बिल्कुल हंसमुख चेहरा है इनका, देख सकते हैं। इनके साथ में एक तो मार्कस है और एक आपके स्पीलमैन जो है, ये 3 लोगों को मिलता है आपका माइकल एंड जो है आपका ये शीला हेल्ड पुरस्कार, ठीक है। बहुत खुश लग रहे हैं ये तीनों, के चश्मा लग रखा है मेरी जैसे, बहुत पढ़े हैं, जब इस जगह पे पहुंचे हैं ये देख लो, चश्मा लगवाना ही है आपको, चाहे रीट के अंदर जाओ चाहे पटवारी में जाओ। अगला क्वेश्चन आ रहा है 19वां। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 23 जनवरी के दिन जब सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आती है, उस दिन 23 जनवरी के दिन यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है वह दिया जाता है। आपको बताना है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर यह पुरस्कार कितने राशि दी जाती है। आपके सामने है 51 लाख, 21 लाख, 11 लाख और 5 लाख। जैसे आप केबीसी के अंदर खड़े हैं और मैं बोल रहा हूँ कितने रुपए जीतने वाले हैं आप बताइए, 51 लाख, 21 लाख, 5 लाख या 11 लाख। वो नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बस इसका आंसर बताना है, आपको नौकरी मिल सकती है इसको याद करने से। देखो 51 लाख जो रुपए हैं यह आपके एक कोई संस्था है अगर, तो किसी संस्थान की श्रेणी के अंदर दिया जाता है 51 लाख रुपए इस नेताजी के इस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पर। और 5 लाख रुपए जो है यह दिया जाता है व्यक्तिगत, यह दिया जाता है आपके व्यक्तिगत श्रेणी के ऊपर दिया जाता है 5 लाख रुपए। तो आपको व्यक्तिगत का पूछ रहा है तो 5 लाख जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत में देखो ये पूरा का पूरा इसके बारे में लिख रखा है, आपको पता होना चाहिए। 23 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थान के मामले में यह 51 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक व्यक्ति के मामले में यह 5 लाख रुपए जो है वह नगद दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 जुलाई 2020 के लिए इसमें नामांकन होते हैं और 2021 के लिए
जो संस्थागत श्रेणी के अंदर यानी संस्थान के लिए दिया गया है वह दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसको हम लोग सीड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SEEDS, सीड्स, ठीक है ना, सीड्स बोलते हैं, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये तो दिया गया संस्था के, यानी उनकी तो कमाई हो गई 51 लाख की। और एक है आपके ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, इनको व्यक्तिगत श्रेणी में दिया है, यानी ये 5 लाख रुपए इनको मिले हैं। तो ये आपके जो है ध्यान रखना है, ये व्यक्तिगत श्रेणी में और वो संस्थान में 2021 के हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। करंट जो है वह 1 साल तक का या 1.5 साल तक का भी आ सकता है करंट कई बार, तो आपको ये तो याद करना ही है। SI में और पटवारी में तो आ सकता है, पूरे चांस है, ठीक है ना, नया अवार्ड है, ज़्यादा पुराना है नहीं। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 20वां, और ये नाम देख के ही मेरे को तो कुछ याद आ रहा है DTS 9 की। अगर आप सभी ने DTS 9 लिया है तो आप सभी को पता होगा कि ये शब्द जो है ल्यूको स्किन, ये चर्चा में था DTS के अंदर 9 में भी। क्यों था? क्योंकि ल्यूकोडर्मा एक जो डिजीज़ है, उस ल्यूकोडर्मा जो स्किन डिजीज होती है उसके इलाज के लिए लोकप्रिय दवा ल्यूको स्किन किसके द्वारा विकसित की गई थी? आप सभी को पता होना चाहिए। DTS 9 में अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें ये क्वेश्चन था, कौन थे वो पांडे जी, कौन थे जिनको अवार्ड दिया गया था, इस ल्यूको स्किन के लिए दिया गया था साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड DRDO के द्वारा। मैंने पढ़ाया था पिछले DTS 9 में, तो इसका आंसर तो सीधा सही मिल रहा है, DRDO इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO के द्वारा ये ल्यूकोडर्मा के लिए जो है वो ल्यूको स्किन दवाई बनाई गई है। टीम की मेहनत दिखाऊं आपको, ये है टीम की मेहनत, ये है वो दवाई की शीशी जो आप पी सकते हैं। अगर आप 10,000 फुट की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो आप पी सकते हैं। क्यों पिएंगे? क्योंकि वहाँ पर आपको एक रोग हो सकता है जिसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, या फिर सफ़ेद दाग भी इसको बोला जाता है, जो कि एक जड़ी बूटी है विषनाग, उससे बनाई गई है। और ठीक है ना, तो आप कमेंट में बताइए उन पांडे जी का नाम बताइए कौन थे वो। तो इसका सही उत्तर जो है वह DRDO हो जाएगा। और ये आपके पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, आप रिसर्च कर आके आप भी बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन DTS 10 के। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे आपको DTS 10, और सभी लोग जुड़े रहें और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर आप डेली टेस्ट देते रहें रेगुलर, और बहुत ही अच्छा जो है उसमें कंटेंट मिल रहा है आपको, और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को मैं बोलूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए क्लास लेके आएँ। और सोमवार यानी कि आज ही शाम को 5 बजे आपके ज्योग्राफी की क्लास आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन। तो अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो कि वाकई में क्वालिटी एजुकेशन क्या है, क्या होती है क्वालिटी, तो वो आज शाम को 5 बजे आप पहुंच जाइए क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, और देखिए वाकई में क्वालिटी क्या होती है। आपको पता चलेगा। केवल 10 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, आपने इतने इंतज़ार करके इस वीडियो को देखा, और धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपको एक चीज़ और बता दूं, आने वाले टाइम में एक हमारा नया ऐप आ रहा है जो इस बोर्ड के अंदर ही खुलेगा, और इसके अंदर फिर हम लोग यहाँ से रैंक दिखाएंगे इस DTS के अंदर किसकी कितनी रैंक रही थी। तो जब तक आप सभी लोग फटाफट डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और टेस्ट दे लीजिए ये फटाफट। इसमें आपकी रैंक अगर अच्छी रहेगी तो मैं टॉप 100 की रैंक बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।